हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपना सत्र 2024-25 है वो स्टार्ट हो चुका है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो आपके कॉमर्स में अकाउंटेंसी है, चाहे बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, उससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं उनका भी सिलेबस है जारी कर दिया है। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बुक्स, क्योंकि जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आपके 35 नंबर की ये बुक्स होने वाली है। आप सब जानते हैं अभी ये सेशन है स्टार्ट हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं। लगभग आपने जो चैप्टर है उसमें एक या आधा चैप्टर आपने ज़रूर किया होगा और आपने समझ भी लिया होगा कि कौन सी चैप्टर बुक्स में कितने चैप्टर हैं और हर चैप्टर का वेटेज क्या है, यानी कितने नंबर के क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। तो ये सारी चर्चा आपने अपने टीचर के साथ निश्चित रूप से की है। अगर फिर भी आप इस बारे में जानते नहीं हैं तो हमारा जो पहले वाला वीडियो है वो आप देख के जान सकते हैं कि कौन सी बुक्स है, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि आपके जो अभी आप 12वीं क्लास में है वो आपके दो बुक्स चल रही हैं। कौन सी बुक दो चल रही हैं? दो बुक्स चल रही हैं। एक तो आपकी होती है कंपनी और एक होती है आपकी पार्टनरशिप। दो बुक चल रही हैं, कंपनी और पार्टनरशिप, है ना। अब इनमें से आपका वेटेज आपको पता चल गया होगा कि जो कंपनी बुक्स है उसके 35 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने। कौन से में? जो आपकी पार्टनरशिप है उसमें आपके 35 नंबर के और जो कंपनी है उसमें 45 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में आपके आने। अब देखो, पढ़ते तो सारे ही हैं, सारे ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन पढ़ने का एक विशेष तरीका होता है। कौन से चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ में आपका जो ब्लूप्रिंट होगा उसके आधार पर आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे ब्लूप्रिंट के आधार पर कि कौन से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कौन से में वन लाइन आता है, कौन से में रिक्त स्थान आता है। तो उसको अगर आधार मान के आप पढ़ाई करते हो तो निश्चित रूप से आपको कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा आपको बेनिफिट है मिल सकता है। तो देखो, ये पार्टनरशिप है, ये 35 नंबर की बुक्स है जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं और वो 4 चैप्टर आपको क्या करने हैं? पूरे के पूरे कंप्लीट करने। अब 4 चैप्टर में जो आपका पहला चैप्टर है वो आपका 7 नंबर का है, फिर 11, 11 और 6, इस तरीके से ये 4 चैप्टर का जो वेटेज है वो निर्धारित किया गया है। यानी कुल मिला के जो पहला चैप्टर होगा जिसमें जो पार्टनरशिप है, साझेदारी है, उसके नॉर्मल रूल्स होंगे, उसमें आपके 7 नंबर के क्वेश्चन है। जो सेकंड है उसमें 11 नंबर के, थर्ड है उसमें 11 के और फोर्थ में 6 नंबर के। तो ये आपका पैटर्न रहेगा और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई है वो करनी है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सिलेबस के बारे में पिछली क्लास में चर्चा हो चुकी है, तो वहाँ पे आप वीडियो देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी पार्टनरशिप बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। यानी हम प्रयास करेंगे कि इस बुक में से आपके 35 में से 35 नंबर है वो बने। इसलिए जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो रेगुलर जुड़ जाएं, क्योंकि लगातार आपको क्लासेज मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठे क्लासेज मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में और जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे विद्यार्थी हैं उनकी एक समस्या रहती है कि वो बिजनेस की किताब है वो पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अकाउंटेंसी में उनकी समस्या होती है कि उनके मन में यह था कि अगर हमें कोई ट्यूशन मिल जाता तो हम कुछ अच्छा कर सकते थे। तो ये एक ट्यूशन ही मानो, रेगुलर आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी, हर चैप्टर की क्लास है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर भी आपका कोई ऐसा कोई कमेंट डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ, ये कहते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। आपसे कोई भी चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। बड़ी जितने भी जो मल्टी क्लासेज होती हैं या बड़ी जो इंस्टीट्यूट होती है वो आपसे कुछ न कुछ चार्ज पे करती हैं, वो चार्ज हम यहाँ पे नहीं पे किया जाएगा आपके द्वारा। मात्र और मात्र फ्री पे यहाँ पे क्लासेज जब उपलब्ध करवाई जाएंगी और आपके कोई डाउट है, कोई आपके कोई ऐसे कोई क्वेश्चन है, उनको भी सोल्व आउट किया जाएगा। तो ठीक है, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहली बुक से आपकी पार्टनरशिप
और पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका जिसका नाम है साझेदारी लेखांकन और आधारभूत अवधारणाएं। पहला चैप्टर है, अगर आप चाहो तो अपनी बुक्स है वो भी अपने साथ लेके आप बैठ सकते हो, क्योंकि अपन पहले जो सिलेबस है वो बुक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। जो एनसीईआरटी की बुक्स है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग अपन सिलेबस करेंगे। फिर उसके बाद जो अतिरिक्त जो अपने पास मटेरियल होगा उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले अपना ये टारगेट रहेगा कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन बुक में से ही आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस या बाहर के क्वेश्चन बहुत ही कम है या न आने की संभावना है। तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखो, साझेदारी की अपन चर्चा करें तो साझेदारी क्या होती है। साझेदारी में ये बताया जाता है कि देखो, इसका नाम पार्टनरशिप से बनता, पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप होता है कि भाई किसी भी बिजनेस को आप करते हो तो उसमें संख्या निर्धारित की जाती है। अगर एक व्यक्ति है तो वो एकल व्यवसाय कहलाएगा, एक व्यक्ति होगा तो वो एकल व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। लेकिन क्या दो व्यक्ति होंगे तो एकल व्यवसाय की श्रेणी में आएंगे? 5, 7, 10 इस तरीके का जो व्यापार होगा क्या वो एकल में आएगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो पार्टनरशिप में एक आ गया है कि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लीगल व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, है ना, जो लीगल हो वो आपकी पार्टनरशिप कहलाएंगे। और जो आपस में जितने भी जो लोग हैं वो पार्टनर कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि साझेदारी फर्म है तब अस्तित्व में आती है, यानी उसमें क्या होना चाहिए, कोई न कोई व्यवसाय होना चाहिए, है ना, कोई न कोई व्यवसाय होनी चाहिए, कोई न कोई फर्म होनी चाहिए, तब वो पार्टनरशिप बनेगी। ऐसे नहीं 2 व्यक्ति चल रहे हैं, 3 व्यक्ति चल रहे हैं, 7 चल रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, फर्म होनी चाहिए, कोई व्यवसाय होना चाहिए, है ना। जब कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सहमत होते हैं और क्या करते हैं, लाभ का विभाजन करते हैं, तो वहाँ पे पार्टनरशिप का उद्भव होता है, वहाँ पे पार्टनरशिप का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप बिल्डअप कैसे होगी, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को और लाभ विभाजन करने के लिए साझेदार बनते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप का उद्भव होता है। अब लाभ विभाजन के लिए तो वो हो गए, लेकिन क्या संपत्ति और दायित्व उनका भी निर्धारण होगा? यस, उनका भी निर्धारण होगा। तो उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ प्राप्त होने वाले लाभों को साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा, यानी उत्तरदायित्व भी निभाया जाएगा। ये नहीं है कि किसी भी साझेदार की लायबिलिटीज नहीं होगी, उनकी लायबिलिटीज भी होगी और साथ में जो कोई भार है उनको भी वहन किया जाएगा, है ना। साझेदारों के बीच बहुत सारे मुद्दों पर संभवतः कोई विशिष्ट अनुबंध नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ है, जो 1 अक्टूबर 1932 को पूरे भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। उस समय कब, 1 अक्टूबर 1932 को। उस समय क्योंकि अपना जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग नहीं माना जाता था, लेकिन अब उसे भारत में शामिल कर लिया गया है ना। तो कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि वो पार्टनर तो बन जाते हैं लेकिन उनके जो मुद्दे हैं वो क्लियर नहीं होते, है ना, क्लियर नहीं होते हैं। तो वहाँ पे कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं कि किस तरीके से वो लाभ हानि का विभाजन करेंगे, किस तरीके से वो साझेदारी है उनकी चलेगी, है ना। ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहाँ पे क्या लागू होता है, वहाँ पे लागू होता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, जो लागू होता है, जिसे 1 अक्टूबर 1932 के द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया था। तो छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि साझेदारी कब लागू की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1932। ठीक इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं, जिसमें आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पे ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पे ब्याज है वो दिया जाता है तथा लिया जाता है। साझेदारों की पूंजी खातों का अनुरक्षण, जो पार्टनर कैपिटल है उनका मेंटेनेंस है वो है। साथ में किसी साझेदार की मृत्यु होती है
किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाता है या किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो भी वहाँ पे साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुबंध है वो लागू किए जाते हैं। यानी 3 कंडीशन हो सकते हैं कि भाई 2 साझेदार बन गए, अब कोई नया साझेदार आता है तो वहाँ पे नए साझेदार के समय कौन कौन से अनुबंध लागू होंगे वो लागू किए जाते हैं। साथ में किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, किसी साझेदार की डेथ हो जाती है या किसी साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है तो वहाँ पे कौन सी जो कंडीशन अप्लाई की जाएगी ये सारा वहाँ पे निर्भर करता है। तो ठीक है, साझेदारी लेखांकन का उद्भव की हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से एक पार्टनरशिप है उसका निर्माण होता है और उसमें साझेदार किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार फर्म बनती है, उन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है कि साझेदारी की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा, है ना, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप कि भाई पार्टनरशिप की प्रकृति क्या रहेगी। तो देखो इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। वैसे तो देखो जो जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट होता है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आगे सीए के एग्ज़ाम देंगे, सीपीटी प्रिपेयर के जो प्री होती है उसके एग्ज़ाम देंगे, इसके अलावा सीएस के एग्ज़ाम देंगे, आईसीडब्ल्यू के एग्ज़ाम देंगे, स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम देंगे, कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम देंगे, जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम देंगे, टैक्स ऑडिटर के एग्ज़ाम देंगे। तो उन एग्ज़ामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी ध्यान में रखते हुए अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भी इंडिकेट करेंगे। और जो विद्यार्थी जो साथी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 55 नंबर के क्वेश्चन है वो, यानी 55 नंबर के नहीं 55 क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से पूछे जाते हैं, आपकी 11वीं और 12वीं से पूछे जाते हैं। तो 55 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लेते हो तो कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखो साझेदारों की प्रकृति क्या रहेगी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय को स्थापित करने और उसके लाभों और हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदारी या साझेदारी का दूसरा नाम है भागीदारी में माने जाते हैं, यानी पार्टनरशिप में माने जाते हैं। साझेदारी के बारे में एक स्पष्ट परिभाषा वो दी गई है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का जो अनुभाग 4 है वो क्या कहता है, अनुभाग 4 क्या कहता है ये हमें जानना जरूरी है। तो ये छोटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सा अनुबंध है जो साझेदारी की परिभाषा को वर्णित करता है। तो अनुभाग 4 है वो यहाँ पे आपको वर्णित कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, समझ गए कि भाई साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय को लाभ के बांटने के लिए सहमत हुए। सीधी सी बात है कि आपका व्यवसाय है या जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वो लाभ के लिए ही काम करेगा, है ना। आपने ने देखा होगा, आप इसी बुक्स का एक पहला चैप्टर जो अभी सिलेबस में नहीं है जो आपका था गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। तो गैर व्यापारिक कौन सी होती हैं? जो लाभ के लिए काम नहीं करती है, जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, एनजीओ वगैरह होते हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप है वो किसके लिए काम करेगी? लाभ के लिए काम करेगी। तो अनुभाग 4 यही कहता है, यही बताता है कि भाई साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय को लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं और साथ में उनका संचालन या तो किसी एक के द्वारा या उन सब के द्वारा उसका संचालन किया जाता। तो ये अनुभाग 4 की परिभाषा है, ये जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी पूछी जा सकती है कि भाई साझेदारी की परिभाषा अनुभाग 4 में है तो क्या परिभाषा है, या परिभाषा देके पूछ लिया जाता है कि कौन से अनुभाग में है। तो इस तरीके का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है
है ना। इसके अलावा इसमें जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो साझेदार है वो व्यक्तिगत रूप से क्या कहलाएंगे, साझेदार कहलाएंगे। और उनके मध्य में जो व्यवसाय होगा वो फर्म के नाम से होगा और उन सब की क्या कहलाएगी, साझेदारी कहलाएगी और उस साझेदारी फर्म का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से वो साझेदार कहलाते हैं, एक साथ मिलकर फर्म कहलाते हैं। सब मिल जाएंगे तो वो साझेदार या फर्म के नाम से जाने जाएंगे। जो नाम जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों के द्वारा उसे स्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है, यानी अन्य कोई सत्ता नहीं होती, एक साझेदारी फर्म की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब जो एक मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नया बोर्ड का जो सिलेबस है जो पिछले 2 साल से चल रहा है वो तो बहुत ही ईजी कर दिया। पहले आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बोर्ड की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन कोरोना के बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आ रहे हैं, वन लाइनर भी आ रहे हैं, रिक्त स्थान भी आ रहे हैं। तो उसका बेनिफिट है विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा। अगर सही तरीके से आप पढ़ लेते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर अकाउंटेंसी में कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन देखने में आता है कि विद्यार्थी उस चीज़ को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है ना। तो इसलिए आप रेगुलर जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उनको आप आधे घंटे 40 मिनट जितना भी जो समय होता है उसमें निकाल कर आप वॉच कीजिए ताकि उसका बेनिफिट है आपको मिल सके। क्योंकि वैसे ही अपना टारगेट होता है कि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले अपना सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो, साझेदारी की अनिवार्य महत्वपूर्ण विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा इसका जो 2 लाइनर है, 3 लाइनर है, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। तो अब हम चर्चा करेंगे उसकी विशेषताएं क्या है। पहला विशेषता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियां, है ना। यानी साझेदारी में क्या है, साझेदारी में न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए, 2, और अधिकतम 50 सदस्य, ये साझेदारी में बताए गए हैं। तो साझेदारी फर्म में न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 सदस्य है वो निर्धारित किए गए हैं। ये 50 किस में निर्धारित किए गए हैं, जो कंपनी नियम है, कंपनी अधिनियम 2013 है ना, उसका जो नियम है 2014 है, उसमें ये बताया गया है कि कम से कम 50 सदस्य हैं वो पार्टनरशिप में होने चाहिए, है ना। कोई संस्था है सहकारी संस्था, उसमें 100 भी हो सकते हैं, लेकिन साझेदारी में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए और न्यूनतम 2 और अधिकतम 50 का क्राइटेरिया उसमें बताया गया है। दूसरा पॉइंट होता है अनुबंध या समझौता। आप जानते हैं कि जब साझेदारी का निर्माण होता है तो साझेदारी किसी न किसी अनुबंध या समझौते के तहत है तैयार की जाती है। अगर कोई अनुबंध या समझौता नहीं होगा तो भविष्य में उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका निपटारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है, अनुबंध में कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे विवाद है वो बढ़ता है तो वो न्यायालय में जाता है और न्यायालय में वहाँ पे कोई ऐसे सबूत नहीं होते हैं, इस वजह से उनके मध्य में काफ़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए उनके मध्य अनुबंध होना चाहिए और संबंध जो समझौता है वो भी निर्धारित होना चाहिए। अब अनुबंध के बारे में, अनुबंध 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपका मौखिक अनुबंध हो सकता है, क्या हो सकता है, मौखिक, और एक हो सकता है आपका लिखित अनुबंध। मौखिक या लिखित अनुबंध है वो हो सकता है, लेकिन देखो अपने अकाउंटेंसी ये कहती है पहले लिख पाछे दे, भूल पड़ी तो कागज से ले, है ना। कोई भी काम वो पहले लिखने के लिए कहती है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि मौखिक भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई वाद हो जाता है तो वहाँ पे जो लिखित अनुबंध है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि एक लिखी 100 जखी। आप जो चीज़ लिखोगे वो एक प्रमाण के रूप में काम
करेगी। तो जो अनुबंध है वो भी लिखित होना चाहिए, जिसका बेनिफिट है वो उनको मिल सकता है। अनुबंध या समझौता वो ये बात कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो अनुबंध और समझौता, उसी के परिणाम स्वरूप उस फर्म का गठन किया जाता है और साथ में व्यवसाय को लाभ और हानि के रूप में बांटते हैं। अतः जो व्यवसाय है वो आपसी समझौते के द्वारा नहीं चल सकता और उसमें समझौता होना भी जरूरी है। और इस वजह से, क्योंकि लिखित समझौता होगा तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसको हम न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं और न्यायालय के द्वारा उसका पूरा का पूरा जो परिणाम है वो लिखित समझौते के अनुसार जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं जो एक साझेदारी के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये अगर इन विशेषताओं को आप ढंग से पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से आपके नंबर हैं वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि पहला चैप्टर है वो 7 अंक का है और 7 मार्क्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपका P&L इन्वेस्टमेंट भी बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, उसमें गारंटी जो साझेदार द्वारा गारंटी है, लाभ का समायोजन, ये सारे के सारे उसमें इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो उन तमाम टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के सेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। जो साथी, जो विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और आप वेल अप टू डेट रहते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम स्तर तक लेके जा सके। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।